नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फिर से BSc मैथमेटिक्स से संबंधित ग्रुप थियरी से संबंधित साइक्लिक ग्रुप पर आधारित एक थ्योरम को लेके आए हैं। ये है बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और उसकी साइक्लिक ग्रुप पर आधारित ये थ्योरम और उसका स्टेटमेंट क्या है आज हम पढ़ते हैं। देखिए, स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 and only 2 जनरेटर्स। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 and only 2 जनरेटर्स। हिंदी में इसका कथन पढ़ा जाए तो क्या कहा गया है इसमें, देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। सिद्ध करना है 2 के अलावा कोई और इसका जनरेटर या जनक होता ही नहीं है साइक्लिक ग्रुप का। किसका? अपरिमित। तो किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे, देखिए, माना जी कोई एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। सबसे पहले तो हम यही मान लें, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है कि अपरिमित चक्रीय समूह के 2 जनक होते हैं। तो सबसे पहले अपरिमित चक्रीय समूह के रूप में हमने जी मान लिया। माना जी कोई एक अपरिमित चक्रीय समूह है और एक जनक हम इसका ए मान लेते हैं। क्योंकि ये चक्रीय समूह है तो इसका एक जनक तो होना ही चाहिए, क्योंकि चक्रीय समूह की परिभाषा क्या होती है, कोई भी एक ग्रुप जिसमें कोई भी एक जनरेटर हो वो चक्रीय समूह होता है। जनरेटर यानी जनक किसे कहते हैं चक्रीय समूह नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। तो माना इस चक्रीय समूह का ए कोई एक जनक है, ए इसका जनक है, अतः जी के सभी अवयवों को ए की पूर्णांक की घातों के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि ये इसका एक जनक है, ए जनक है, इसलिए सारे एलिमेंट्स को इस ए की इंटीग्रल पावर के रूप में यानी पूर्णांक की घातों के रूप में लिखा जा सकता है। और हमें सिद्ध करना है कि ए जनक के अलावा भी इसका एक और जनक है। चूंकि चक्रीय समूह जी अपरिमित चक्रीय ग्रुप हमने माना है। देखिए, यहाँ पे लिखा पड़ा है अपरिमित चक्रीय समूह, तो हमने माना जी कोई एक अपरिमित चक्रीय समूह है। तो ये अपरिमित होने का मतलब ये है कि इस जनरेटर ए है ना, जो इस ए से जनित होने वाली सारे एलिमेंट्स विशिष्ट होने चाहिए। किस प्रकार से, देखिए, चूंकि चक्रीय ग्रुप जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप हमने माना है, अतः चक्रीय ग्रुप जी में अनंत अवयव होने चाहिए। अनंत अवयव क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमने अपरिमित माना और अपरिमित होने का मतलब ये है कि इसमें अपरिमित एलिमेंट्स हो, यानी कि अनंत अपरिमित अवयव होना चाहिए, तभी ये अपरिमित ग्रुप होगा। क्योंकि अपरिमित ग्रुप होने का मतलब ये है कि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, अनंत एलिमेंट्स हैं। और अनंत एलिमेंट्स कब होंगे? अनंत एलिमेंट होने के लिए जो हमने जनक माना है, इस जनक की ए की जो हमने घातें लगाएंगे अलग अलग, ए की पूर्णांक की घातों से जितने भी एलिमेंट्स जनित हो रहे हैं, ए की पूर्णांक की घातों से जनित होने वाला हर एक अवयव विशिष्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। सारे एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, यानी एक भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ए की एक घात लगाते हैं तो एक एलिमेंट बनेगा और ए की कोई और एक घात लगाने पर दूसरा एलिमेंट बनेगा। और इस प्रकार एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कभी भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स विशिष्ट होंगे, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से पृथक होंगे, और सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से पृथक हैं। इसका मतलब है कि एक ही हम इनफाइनाइट पावर्स लगा करके, अलग अलग घातें लगा करके, आप जितनी भी घातें लगाएंगे सारे एलिमेंट्स बनते जाएंगे और ये सारे एलिमेंट्स अपरिमित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि एक अपरिमित चक्रीय समूह है और ए इसका कोई जनरेटर है। ए की अलग अलग पावर्स लगाते हैं और उसमें हमने कोई एक पावर आर लगाई है और दूसरी पावर एस लगाई है। हम ऐसा मान रहे हैं कि जो हमने आर पावर लगाई है वो इस एस के बाद में आती है, यानी एस छोटा है इस आर से, आर बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि हालांकि सारे एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस बात को सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि ए की घात आर जो कि एक अलग पावर है, ए की घात एस एक अलग पावर है, और ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार से बराबर हैं। ये बात हम मान रहे हैं, केवल अभी भी इसको सिद्ध करना है। यदि जो हमने बात मानी इसको हम सिद्ध नहीं कर पाए, इसका मतलब तो ये हुआ कि एलिमेंट्स सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, विशिष्ट हैं। और ये बात यदि ए की घात आर बराबर ए की घात एस है, ये सिद्ध हो गई, तो इसका मतलब है कि कोई दो एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं। इस प्रकार से अन्य भी एलिमेंट्स बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स विशिष्ट नहीं होंगे, इसलिए ये एक अपरिमित ग्रुप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात सिद्ध करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ए की घात आर और ए की घात एस बराबर नहीं है। तो हमने माना ए की घात आर और ए की घात एस बराबर है, क्योंकि मानने के लिए हम शुरुआत में हमेशा जो चीज वो कह रहे हैं उसकी विपरीत चीज को ही मान के शुरू करते हैं।
तो a की घात r और a की घात s कोई भी दो एलिमेंट्स हैं। अब a की घात r और a की घात s हैं, इसके दोनों तरफ आपको a की घात -s से गुणा कर देना है। a की घात r और a की घात s दोनों तरफ आप -s से गुणा करते हैं तो इस तरफ a की घात r तो था ही, a की घात -s से गुणा हो जाएगा, इस तरफ a की घात s था ही और इस तरफ a की घात -s से गुणा हो जाएगा। तो a की घात r -s हो जाएगा और इस तरफ s -s हो जाएगा। इसलिए a की घात r -s और s -s इस तरफ आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो a की घात r -s बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, यानी एक जो हमने जनक माना उसकी क्या पावर चढ़ाई गई ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। और ये होती कोटि की परिभाषा, किसी भी एलिमेंट की कोटि की परिभाषा ये होती है। अब कोटि की परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि a की हमने जो पावर चढ़ाई उसके उससे आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस a की ऑर्डर ऊपर जो चढ़ाई गई वह है या इससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर सबसे छोटी पावर होती है। तो ऑर्डर ऑफ a बराबर या तो इसके बराबर होगी या इससे छोटी होगी। ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू r -s होगी, क्योंकि हमने पावर r -s चढ़ाई है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a क्या मिली, या तो r -s के बराबर है या इससे छोटी होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a जो होती है वो सबसे छोटी घात होती है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि r -s ही सबसे छोटा है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हो सकता है ये r -s ही ऑर्डर हो या फिर इससे छोटी होगी, क्योंकि ऑर्डर्स जो होते हैं वो आने वाली पावर्स भी रिपीट हो सकती हैं। जैसे कोई भी एक एलिमेंट है उसकी पावर 1 करने पर वही मिले और 2 करने पर भी वही मिलता है। जैसे 1 की पावर 1 करने पर 1 मिलता है, 1 की पावर 2 करने पर तो भी 1 मिलता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि r -1 जो है वो 1 ही है, ये 2 भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह नहीं सकते r -s ही इसकी पावर है, हो सकता है ये है या इससे छोटी होगी पावर। जबकि हमने प्रारंभ में ही माना था कि ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है। ऑर्डर ऑफ ए हमने अपरिमित है, ये कैसे माना? क्योंकि हमने कहा था जो चक्रीय समूह है वह अपरिमित है। हमने क्या कहा? चक्रीय समूह अपरिमित है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ जी अपरिमित है। ऑर्डर ऑफ जी अपरिमित होने का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है। ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित कैसे हो गई? क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी अपरिमित है और ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ ए बराबर ही होते हैं। ये हम पिछली थ्योरम में सिद्ध कर चुके हैं। उस थ्योरम को देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर के आप आराम से देख लीजिए। a की पावर r और a की पावर s आपस में कोई भी दो एलिमेंट्स बराबर मानने की वजह से हमने मिला ऑर्डर ऑफ a r - s से छोटा या इसके बराबर, यानी कि परिमित। दोनों स्थितियों में परिमित होगा। तो ऑर्डर ऑफ a परिमित क्यों मिला? क्योंकि हमने माना और a की पावर r बराबर a की पावर s है। हमने प्रारंभ में ही माना कि ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट है, जबकि यहाँ से तो मिला ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, परिमित है। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, इसका मतलब ये विरोधाभास यहाँ पे आ गया है। जो हमने माना उसके रिजल्ट विपरीत आ रहे हैं। a की पावर r और a की पावर s आपस में कोई भी दो एलिमेंट्स बराबर मानने की वजह से हमने मिला ऑर्डर ऑफ a r - s से छोटा या इसके बराबर, यानी कि परिमित। दोनों स्थितियों में परिमित होगा। तो ऑर्डर ऑफ a परिमित क्यों मिला? क्योंकि हमने माना और a की पावर r बराबर a की पावर s हैं, अतः ये विरोधाभास आ गया। ये विरोधाभास ये साबित करता है कि हमारी कल्पना गलत थी। क्या गलत थी? कि a की पावर r और a की पावर s ये दोनों बराबर हैं। ये कल्पना गलत थी। कहने का मतलब ये है कि a की पावर r और a की पावर s दोनों बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो अवयव भी समान नहीं है। ऐसे कोई भी इस ग्रुप में दो एलिमेंट्स नहीं बनेंगे a की पावर लगाने से जो आपस में बराबर हो, कोई भी अवयव नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में अपरिमित अवयव हैं, क्योंकि a की सारी घातें जितनी भी होंगी वो डिस्टिंक्ट होगी, विशिष्ट होगी। सारी घातें अलग अलग होंगी, एक भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। अब ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि ग्रुप अपरिमित है, क्योंकि इसमें अपरिमित एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध ये करना है, जैसा कि थ्योरम में कहा गया है, सिद्ध ये करना है कि इसके केवल और केवल दो ही जनरेटर होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक जनरेटर मान लिया है। अब दूसरा जनरेटर हमें बताना होगा, वो कौन होगा। देखिए, हमने माना G1 का जनक 1 तो A है। अब एक जनक तो मिल गया, दूसरा जनक क्या होगा? देखिए, अब हमें सिद्ध करना होगा कि जनक A का प्रतिलोम भी इसका जनक है, जो कि दूसरा जनक हो जाएगा। A जनक है और A का प्रतिलोम यानी इनवर्स, A इनवर्स भी इसका जनक होगा, क्योंकि वह भी G में है। G एक ग्रुप है, ऑलरेडी ग्रुप तो है ही, साइक्लिक ग्रुप ही है। और साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि जो जनक होगा उसका प्रतिलोमी अवयव भी होगा उसमें, क्योंकि जनक भी इसी का एलिमेंट है और प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोमी एलिमेंट भी उसी ग्रुप में उपस्थित होता है। इसलिए A बिलोंग कर रहा है G से, तो A इनवर्स भी बिलोंग करेगा G से, तो इसमें उपस्थित तो है ही ये एलिमेंट। अब हमें सिद्ध करना होगा कि A जनक तो है ही, तो A इनवर्स भी इसमें उपस्थित है, इसकी वजह से ये भी जनक है। कैसे? देखिए,
यहाँ से हम एक बात जानते हैं कि ए की घात वाले हर एक एलिमेंट को ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ए की पावर आर मान लो कोई एक एलिमेंट है। अब ए की पावर आर वाले इस एलिमेंट को ए इनवर्स की पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? बराबर के रूप में। देखिए, ए की पावर आर तो है ही, अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मूल एलिमेंट ए की पावर आर है, उसको हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। केवल ए की पावर आर है, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर माइनस आर। अब देखिए, इनवर्स तो है ही और उसकी पावर माइनस आर करेंगे तो माइनस और माइनस वापस प्लस हो जाने हैं, यानी कि ये इसके बराबर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ए की पावर आर लिखो या ए इनवर्स की पावर माइनस आर लिखो, बात तो एक ही है। ये ए की पावर के रूप में है, ये इनवर्स की पावर के रूप में है, दोनों आपस में बराबर हैं। जब इस प्रकार यहाँ कोई भी एलिमेंट ए की पावर के रूप में होगा उसको इस प्रकार से लिखा ही जा सकता है। तो ए के सारे एलिमेंट्स को ए इनवर्स के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पर आर हो या माइनस आर हो, दोनों ही जेड से रिलेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पावर जो होगी वो इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अतः ए के साथ साथ ए इनवर्स भी जी का जनक है। ए के साथ साथ ए इनवर्स भी जी का जनक है, और ये बात हम साबित कर चुके हैं पीछे। क्या? कि ए के साथ साथ ए इनवर्स भी इसका जनक होता है। ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, आप जाकर के देख सकते हैं। इस बात को हम पिछली प्रमेय से सिद्ध भी कर चुके हैं, और यहाँ भी आप जान ही चुके हैं कि ए इनवर्स भी इसका जनक है। तो यहाँ पे दो जनक तो मिल गए, ए और ए इनवर्स दो जनक मिल गए हैं, और हमने ये भी साबित कर दिया कि ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। हमने माना और साबित भी कर दिया कि ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी कह चुके हैं कि इसमें दो जनक हैं। अब देखिए, ये तो साबित हो गया इसमें दो जनक हैं, लेकिन केवल दो ही जनक हैं ये साबित करना होगा। ये कह रहे हैं केवल ही दो जनक हैं, बस इसके अलावा और कोई जनक है ही नहीं। दो जनक तो हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं शायद, तो इस बात को हम साबित कर दें। यदि कोई भी और जनक हो ही नहीं सकता तो ये बात साबित हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, ए इनवर्स के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ए इनवर्स के बराबर होगा, ए इसके प्रतिलोमी अवयव के बराबर यदि होगा तो क्या होगा? देखिए, तब ए बराबर ए इनवर्स लिख सकते हैं हम। इसके दोनों तरफ ए से गुणा कर सकते हैं। इस तरफ ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस तरफ ए से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 हम लिख देंगे आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट की कोई भी पावर लगाने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, उसका मतलब है कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसकी पावर वह है जो ऊपर, वो उसकी कोटि हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ ए 2 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी भी 2 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी हमेशा बराबर होते हैं। ऑर्डर ऑफ ए 2 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी 2 है, इसका मतलब ग्रुप जो हमने माना वो परिमित हो जाएगा, जबकि हमने माना ही ये है कि ग्रुप अपरिमित है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है। यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि ए इनवर्स के बराबर नहीं होगा। यदि होगा तो ये ऑर्डर ऑफ ए 2 मिलेगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी अपरिमित है, इसका मतलब अपरिमित चक्रीय समूह है। और अपरिमित चक्रीय समूह कब होगा? जब ऑर्डर ऑफ ए भी अपरिमित होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ ए बराबर होते हैं। ये बात हम पिछली थ्योरम से सिद्ध भी कर चुके हैं, उसका वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो देखिए, यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित होना चाहिए, ये बात साबित है। इसका मतलब ए इनवर्स के बराबर नहीं है, ये बात तो सिद्ध है यहाँ से। अब हमें ये सिद्ध करना होगा कि ए इनवर्स के अलावा ग्रुप जी का कोई भी जनक नहीं है, यानी ए इनवर्स 2 जनक तो हो गए, इसके अलावा और कोई तीसरा जनक नहीं है। देखिए, यदि ऐसा संभव है, देखिए ये कह रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि जनक नहीं है। यदि ऐसा संभव है तो उसको हम साबित करके बताते हैं, और जो हम लेकर के साबित करना चाहेंगे वो साबित नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और जनक है ही नहीं। तो ऐसा संभव है तो माना ए की घात m कोई एक जनक है, ए की घात m कोई एक जनक है। अब देखिए, 2 जनक तो हम पहले साबित कर चुके हैं, ए की घात +1 और ए की घात -1, यानी ए और ए इनवर्स तो 2 जनक हो ही चुके हैं साबित। तो ए की घात m कोई एक और एलिमेंट हम मान रहे हैं जो इसका जनक हो सकता है कोई भी, और ये m कुछ भी है, लेकिन प्लस और -1 तो नहीं है, क्योंकि +1 और -1 वाली 2 पावर तो ऑलरेडी हम जनक साबित कर ही चुके हैं। तो +1 और -1 के अलावा z का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो m के स्थान पे +1 और -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसका ए की घात m को एक जनक के रूप में मान रहे हैं हम, तो g के सभी अवयवों को ए की घात m के पूर्णांक की घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जनक कोई भी हो, ए की घात m हो या ए की घात कुछ भी हो, उस जनक से सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। अतः माना जनक ए की घात m द्वारा ग्रुप के किसी अवयव a को पूर्णांक की घात के रूप में व्यक्त करना है। अतः माना जनक जो a की घात m है
इस जनक a की घात m के द्वारा कोई एक एलिमेंट a है, इस एलिमेंट a को इस जनक के द्वारा जनरेट करना है। जनक a की घात m द्वारा इस एलिमेंट a को जनरेट करना है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए इसको भी जनरेट किया जा सकता है। यदि जनरेटर है तो इसके अलावा कुछ भी होगा। तो हम माना कि ये जो एलिमेंट a है इसको जनरेट कर रहे हैं ये जनक a की घात m के द्वारा। तो देखिए ये जनरेटर a की घात m है और इस जनरेटर a की घात m पर हम कुछ पावर n लगाते हैं, तब ये एलिमेंट जनरेट होता है a। एलिमेंट जनरेट हो रहा है a, जो एलिमेंट है इसको जनरेट किया जा रहा है जनक a की घात m, उसकी पावर जब n लगाते हैं तब। और मैं पहले भी बता चुका हूँ m z से रिलेटेड है और n भी z से रिलेटेड है, लेकिन m के स्थान पे प्लस और माइनस 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। m के स्थान पे प्लस और माइनस 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्लस और माइनस 1 दो जनरेटर्स ऑलरेडी इसकी पावर के रूप में उपस्थित हैं। a की पावर 1 और a की पावर माइनस 1 दो जनरेटर्स उपस्थित हैं, तो उन दो जनरेटर्स को छोड़ के कोई और जनरेटर हमें सिद्ध करना है ना, इसलिए m के स्थान पे प्लस माइनस 1 को छोड़ के कुछ भी होगा। तो अब देखिए a की पावर mn हो जाएगा बराबर हो जाएगा a की पावर 1। a की पावर mn है बराबर हो रहा है a की पावर 1, इसका मतलब है कि mn 1 के बराबर है। mn 1 के बराबर है, यह असंभव बात है। m गुणा n कोई भी दो पूर्णांक होंगे, क्योंकि ये प्लस और माइनस 1 तो हो ही नहीं सकते। प्लस और माइनस 1 नहीं है तब ये 1 के बराबर कैसे आएगा? क्योंकि m के स्थान पे एटलीस्ट प्लस और माइनस 1 के अलावा तो कुछ और ही होगा, और m के स्थान पर अकेले पर भी यदि कोई प्लस और माइनस 1 के अलावा कुछ और भी हैं तब भी 1 के बराबर तो आ ही नहीं सकता। 1 के बराबर नहीं आ सकता, इसका मतलब mn 1 के बराबर है ही नहीं। जब mn बराबर 1 कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर m ग्रुप G का जनक हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। a की पावर m जनरेटर ही नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि a और a इनवर्स इस ग्रुप में केवल दो ही जनक हैं, और केवल दो ही जनक है, इसके अलावा कोई और जनक है ही नहीं। या फिर इसको हम समझना चाहें a की पावर mn बराबर a की पावर 1 है, इसको हम एक और रूप में भी समझ सकते हैं। a की पावर mn बराबर a जो है, अब इस दोनों तरफ a इनवर्स का गुणा कीजिए। इसके दोनों तरफ जब a इनवर्स का गुणा किया जाता है तो हो जाएगा a की पावर mn गुणा में a इनवर्स बराबर a और गुणा में a इनवर्स। यहाँ तो a और a इनवर्स होने से आइडेंटिटी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a की पावर mn माइनस 1। आधार समान है इसलिए घातों को हम जोड़ सकते हैं, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। तो a की पावर mn माइनस 1 बराबर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। कोई भी जनक a है उसकी कुछ न कुछ ऐसी पावर करने से आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब जो पावर है वो उसकी ऑर्डर हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगी? mn माइनस 1 के बराबर या इससे छोटी होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a जो होती है वो सबसे छोटी घात होगी। mn माइनस 1 वो पावर हो भी सकती है या इससे भी छोटी होगी पावर। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a या तो इसके बराबर या इससे छोटी है। तो ये जो भी ऑर्डर आएगी वो कम से कम परिमित होगी, और ऑर्डर परिमित है इसका मतलब ग्रुप भी परिमित होगा, जबकि हमने शुरुआत में माना था कि ग्रुप जी अपरिमित है। इसका मतलब ये विरोध वाली बात है, और इसका मतलब ये है कि a की घात m जनक है ही नहीं, अतः a इनवर्स और a इसके अलावा कोई और जनक है ही नहीं। तो इस प्रकार हम बात को सिद्ध कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करके। आप इस वीडियो की कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप जरूर बताइएगा, और आने वाला वीडियो किस थ्योरम पर आधारित हो, किस टॉपिक पर आधारित हो, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।